कैसे हुआ, काव्य कैसे क्या है, कहाँ से आया है, शास्त्र कहाँ से कैसे आया है। तो नामकरण पर हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद जो है काल विभाजन हम लोग देख लिए थे। प्रारंभिक काल में क्या है वो देख लेते हैं कि काल विभाजन प्रारंभिक काल का जो है वो अज्ञात है हालांकि, लेकिन लगभग दूसरी सती जो है, ये मान लेना चाहिए कि भरत मुनि का समय लगभग, क्योंकि बहुत जगह जब आप लोग देखिएगा ना, प्रमाणिक नहीं है लेकिन फिर भी उसका समय जो है लगभग दूसरी सती मान लिया गया है। वहां से जो है भामा तक का समय 650 ईस्वी तक जो है प्रारंभिक काल माना गया है इसमें भारतीय काव्य शास्त्र में। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र का आरंभ माना गया है। नाट्य शास्त्र जब भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र में पूरी नाटक की का चर्चा है, और वहीं से जो है सो यह शुरुआत हुआ काव्य शास्त्र का, प्रारंभ हुआ। यद्यपि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रणीत श्लोकों की प्रस्तुति द्वारा पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण किया है, जिससे ज्ञात होता है कि उनके पूर्व भी काव्य शास्त्रीय चिंतन विद्यमान रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी चीज पहले से आती है, भले ही उसकी प्रमाण न मिले अलग बात है, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रणीत श्लोकों की प्रस्तुति दी है, उसमें उन्होंने पहले, उससे पहले के आचार्यों का उन्होंने वर्णन किया है। इसका मतलब है कि उससे पहले भी रचनाएं मिल रही होंगी। इसलिए उससे पता चलता है कि काव्य शास्त्रीय चिंतन विद्यमान रहा होगा, मतलब काव्य शास्त्र के चिंतन है, उस समय में जो बातें की गई थी काव्य शास्त्र काव्य को लेकर के, तो उससे पहले भी वह चर्चाएं हो रही होगी। प्रमाणिक रूप से किसी ग्रंथ के उपलब्ध न होने से भरत मुनि ही आदि आचार्य के रूप में समादृश्य हैं। अब देखिए, प्रमाणिक उससे पहले कोई खास ऐसे कोई कवि नहीं मिल रहे हैं, विद्वान नहीं मिल रहे हैं जो प्रमाणिक सिद्ध होते हैं। इसीलिए जो है सबसे पहले भरत मुनि को ही प्रथम आचार्य स्वीकार किया जा रहा है। भरत मुनि का काल निर्णय, उनके ग्रंथ का रचना काल दोनों ही अत्यंत विवादास्पद है। भरत मुनि का समय क्या था और उनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसका समय क्या था, दोनों हमेशा से विवाद में घिरा हुआ है। ठीक ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो विवाद में है तो उनका काव्य ग्रंथ भी विवाद में ही रहेगा। अगर काव्य ग्रंथ का ही सब मान लो नहीं कवि का मिलता, अगर ग्रंथ का ही मिल जाता तो उससे भी अनुमान लगाया जा सकता था। तो न वो मिल रहा है, न वो मिल रहा है, दोनों में ही समस्या है, विवाद है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार उन्हें दूसरी शताब्दी ईस्वी से ईसा पूर्व से ईसवी सन की दूसरी शताब्दी के मध्य का माना सकता है, मतलब 400 वर्ष, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 200 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 200 वर्ष के बाद तक के समय को छात्र लगभग 400 वर्ष के बीच का माना गया है। नाट्य शास्त्र ज्ञान का विश्वकोश होते हुए भी मुख्य रूप से नाट्य विवेचन के संबंध है। अब संबंध है मतलब नाट्यशास्त्र में जो है सो संपूर्ण विश्व का ज्ञान, विश्वकोश इसको कहा गया है, अर्थात इसमें पूरे विश्व का ज्ञान है, सभी प्रकार की बातें इसमें की गई है। लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें प्रधानता किस चीज की है, नाट्य विवेचना की है, नाटक की विवेचना इसमें की गई। अन्य विषय नाट्य के अनुषंग रूप में आए हैं, नाटक के साथ जुड़े हुए क्रियाकलापों में और बाकी विषय आए हैं, लेकिन पूरे बहुत सारे क्रियाकलापों पर इसमें बात किया गया है। धातव्य है कि प्रारंभ में काव्य शब्द का व्यापक अर्थ का द्योतक था। मतलब जैसा कि पता है कि प्रारंभ समय में काव्य शब्द जो है, बिल्कुल काव्य जो है, जिसको लोग कविता कहते हैं, वो शब्द जो है जो पहले बहुत बड़े अर्थ का जो है सो अर्थ को लेकर के चलता था, उसका निर्वाह करता था, द्योतक था। इसमें दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य दोनों ही समाहित थे। मतलब नाटक देखने की चीज है और सुनने की भी चीज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाट्य शास्त्र में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों ही समाहित थे। तात्पर्य यह है कि इस काल में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों के अनुशीलन का सूत्रपात हो चुका था। मतलब आप दृश्य देखने लोग योग्य वस्तु भी और सुनने योग्य भी, दोनों जो है इस समय में ही, अर्थात समय क्या बताए अभी हम, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी सदी तक, ये जो समय है 400 वर्ष का, इसी समय में दोनों अ, इस काल में दृश्य का और श्रव्य का दोनों का जो है सूत्रपात अनुशीलन हो चुका था, मतलब प्रारंभ हो चुका था उस समय। अब देखिए, किंतु दोनों का एकीकरण नहीं घटित हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रधानता दृश्य काव्य थी। नाटक था तो नाटक मूलतः देखने वाला ही होता है, लेकिन
उस श्रव्य काव्य का भी जो है अनुशीलन उस समय में प्रारंभ हो चुका था। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में कुछ तत्व तो समान लक्षित किए गए, जैसे गुण एवं अलंकार। अब गुण और अलंकार दोनों जो है समान दिखता है, किंतु कुछ तत्वों में असमानता मिलती है। कहीं कहीं पर जो है श्रव्य काव्य दृश्य काव्य में अंतर मिल जाती है। यथा नाटकों में रस का चिंतन प्रधान था, मतलब रस का चिंतन, हर प्रत्येक रस का अलग अलग भाव होता है ना, तो अस्थाई भाव होता है, तो उस हिसाब से उस पर चिंतन किया गया था। लेकिन श्रव्य काव्य में ऐसा नहीं होता है, श्रव्य काव्य को स्वतंत्र छोड़ देता होता है। काव्य शास्त्र की विकसित स्थिति का प्रमाण देता है, काव्य शास्त्र की विकसित स्थिति का प्रमाण देता है कौन? नाटकों में रस का चिंतन का जो प्रधान था, काव्य शास्त्र की कहाँ चले गए, चिंतन प्रधान था, और श्रव्य काव्य में अलंकार का, अर्थात नाटकों में रस का चिंतन प्रधान था, रस का चिंतन प्रधान था किसमें? दृश्य काव्य में रस का प्रवाह होता था, और श्रव्य काव्य में अलंकार का, अलंकार के माध्यम से जो है श्रव्य काव्य को उद्बुद्ध करने का प्रयास किया गया। काव्य का संबंध शब्द और अर्थ से है। जैसे आप लोग को हम बताए थे ना, आगे आप लोग पढ़ेंगे ही, भामह ने कहा था कि शब्दार्थों सहित काव्य। तो काव्य का जो संबंध है, कविता का जो संबंध है, वो शब्द के अर्थ से है, शब्द और अर्थ से है। भरत मुनि के अनुसार अर्थ क्रियोते अर्थ दार्शनिक दृष्टि से प्रभावित विद्वान शब्द को प्रधानता देते हैं, क्योंकि शब्द को वे ब्रह्म और अर्थ को उसका विवर्त मानते हैं। इसके विपरीत नैरुक्त लोग अर्थो ही प्रधान तद्गुण शब्द में विश्वास करते हुए अर्थ को प्रधानता देते हैं। शब्द और अर्थ की इस लड़ाई की काव्यशास्त्रियों ने व्याकरणों के से दाय के रूप में ग्रहण किया, और सर्वप्रथम भरत मुनि ने शब्द और अर्थ की इस लड़ाई में वाणी से अभिनय को इस अर्थ में श्रेष्ठ घोषित किया कि वाणी के अर्थ के व्यक्ति अभिनय द्वारा की होती है, कलात्मक अभिनय ही काव्यार्थ को व्यंजित करता है, आस्वाद्य। देखिए, कुल मिलाकर के आप लोग इतना समझ लीजिए कि शब्द और अर्थ का संयोग जहाँ पर होता है वही काव्य होता है, और सबसे स्पष्ट मतलब जो परिभाषा दिया जाता है काव्य के लिए वो भामह का ही है, जो आप लोग ऊपर से दूसरी पैराग्राफ में ही देखे होंगे, है ना। भामह ने शब्द को स्थान दिया है, जो भरत मुनि ने क्रिया को दिया था, उन्होंने परिभाषा दिया है शब्दार्थों सहित तो काव्यम। हमेशा याद रखिएगा, ये बात एकदम बिल्कुल अनिवार्य है, भरत मुनि का भी और भरत मुनि का, ये भामह का भी। तो काव्य का संबंध शब्द अर्थ से है, इसका अर्थ ये हो गया। इस पर विवाद रहा है हमेशा, इसको है। और फिर और इस शब्द और अर्थ की लड़ाई में भरत मुनि ने वाणी से अभिनय को इस अर्थ में श्रेष्ठ घोषित किया कि वाणी के अर्थ की अभिव्यक्ति अभिनय द्वारा होती है, मतलब हम जो बोलते हैं ना उसको समझाने के लिए हमें अभिनय करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो उनका ये मानना है भरत मुनि का, लेकिन भामा कहते हैं कि बस शब्द और अर्थ अगर दोनों स्पष्ट है तो उसमें एक्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, मैं भी कोई एक्टिंग आप लोग के सामने नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, उसके अर्थों को मैं समझा रहा है, तो उसको समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो जो हमारा अभी स्क्रीन पर चल रहा है, जहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो आप लोग समझ रहे हैं, यही तो है शब्दार्थों सहित काव्यम।
अर्थात काव्य का संबंध किससे है? शब्द और अर्थ से है। इसमें काव्य चर्चा नाट्य के अनुषंग रूप में हुई है, जिसमें काव्य लक्षण, अलंकार तथा गुण दोषों का वर्णन है। काव्य चर्चा नाट्य प्रयोग सफलतापूर्वक कैसे करना चाहिए, यह देखना ही नाट्य शास्त्र का उद्देश्य है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने क्या उनकी रचना है ना, नाट्य शास्त्र भी बताए थे आप लोगों को। तो नाट्य प्रयोग जो है, नाटक का जो प्रयोग मतलब जिस मायने में किया जाता था, उसको सफलतापूर्वक कैसे करना चाहिए, मतलब नाटक को सफल कैसे बनाना चाहिए, या दिखाना ही मतलब कैसे दर्शक को नाटक दिखाना चाहिए या सूचना पहुंचाना चाहिए। तो नाट्य शास्त्र का उद्देश्य यही था, मतलब वो इसीलिए लिखा गया था कि जो उस समय के साहित्य लिखे जा रहे थे, जो काव्य रचे जा रहे थे, वो जनता तक, लोग तक कैसे पहुंचे। वो सारी क्रियाकलाप, क्रिया पर उनका मुख्य फोकस था। तो सारी क्रियाओं को उन्होंने नाट्य शास्त्र में अंकित किया था। अतः नाट्य मंडप की रचना को लेकर नाट्य सिद्धि तक नाट्य के सभी अंगों की इसमें विवेचना की गई है। नाट्य शास्त्र के बारे में दिया गया है। नाट्य मंडप मतलब जहाँ पर नाटक की जाती है, वहां की रचना, उसको स्टेज कैसे तैयार किया जाता है, रंगमंच कैसे, वहां से लेकर के नाट्य सिद्धि मतलब पूर्ण नाटक पूरा कैसे होगा, उन सभी अंगों को जो है विशेष विवेचना उस ग्रंथ में मिलती है। इसमें काव्य चर्चा नाट्य के अनुषंग रूप में हुई है। इसमें काव्य लक्षण, अलंकार, गुण दोषों पर वर्णन किया गया है। इसका काम इस ग्रंथ में जो है काव्य के लक्षण का, अलंकार, गुण, दोष सभी चीज पर बात की गई है। अब देखिए कि पहले हम लोग इसके बारे में अगर नहीं पढ़ते, अगर सीधे हम चले जाते काव्य हेतु लक्षण पर चले जाते, हम लोग नहीं समझ पाते काव्य क्या है नहीं है ना। तो अभी हम लोग नाट्य शास्त्र के माध्यम से काव्य शास्त्र भी समझ गए, जिसमें भामा का हमको परिभाषा देखने को मिला, भरत मुनि की परिभाषा देखने को मिला। तो ये है। तो भरत मुनि के बाद कालक्रम की दृष्टि से आचार्य भामह का नाम लिया जाता है। आचार्य भामह 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में होने वाले भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में श्रव्य काव्य को मुख्य रूप से विवेचन का विषय बनाया। और इस काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना यह हुई कि काव्य चर्चा नाट्य के अंग के रूप में न होकर स्वतंत्र रूप में होने लगी। स्पष्ट कर दिया इन्होंने। क्या कहा? समय क्या था इनका? 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले हिस्से में, अर्थात 500 कुछ ईस्वी मान लेना चाहिए, ठीक ना। तो भामह उस समय में हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा काव्यालंकार, अर्थात काव्य में अलंकार की बात इन्होंने किया होगा, तभी काव्य अलंकार रखा है। तो उन्होंने श्रव्य काव्य को मुख्य रूप से विवेचन का विषय बनाया। और उन भरत मुनि ने क्या बनाया था? दृश्य काव्य को। भामह ने क्या बनाया? श्रव्य काव्य को, है कि नहीं। तो श्रव्य काव्य को मुख्य रूप से विवेचन का विषय बनाया। और इस काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना यह हुई कि काव्य चर्चा मतलब काव्य पर जो बातें की गई वो नाट्य के अंग के रूप में न होकर स्वतंत्र रूप में होने लगी। अर्थात उन्होंने, भरत मुनि ने क्या किया था? नाटक के माध्यम से, नाटक के विभिन्न अंगों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और काव्य की विशेषता बताने के लिए जो है कथा लिखी है, जो काव्य अलंकार लिखते हैं, उसमें नाट्य के अंग के रूप में न हुआ, क्या स्वतंत्र रूप में होने लगा। तक शास्त्रीय चर्चा विकसित न हुई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है स्वतंत्र रूप में नहीं हुई, नाटक के रूप में हुई तो काव्य मतलब काव्य का प्रचार नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। विकास कब से हुआ? भरत मुनि के समय से ही हुआ। हाँ, लेकिन इसमें स्वतंत्र रूप में होने लगी, ये अलग बात है। 150 ईस्वी का गिरनार पर्वत पर प्राप्त रुद्र रामन के काल से शिलालेख पर उटंकित निम्न पंक्ति तत्कालीन काव्यशास्त्रीय स्थिति का संकेत देती है। यह जो पंक्ति है शिलालेख पर मिलता है और कहा गया है कि 150 मतलब दूसरी सदी के समय का यह पंक्ति है, जो काव्यशास्त्र के होने का प्रमाण देती है। क्या है? स्फुट लघु मधुर चित्रकांत शब्द समयोदालंकृत गद्य पद्य। इसमें रुद्र दामन को यौधेयों का उत्सादक, महती विद्याओं का पारगामी, स्फुट लघु मधुर चित्रकांत तथा उदार एवं अलंकार मंडित गद्य पद्य की रचना में प्रवीण बतलाया गया। अब देखो कितने क्षेत्र, कितने माध्यम को इस एक पंक्ति में दर्शाया गया है, देख सकते हो।
गद्य पद की रचना, लघु, मधुर, स्फुट, प्रत्येक प्रकार की रचनाओं का जो है इसमें समागम दिखाया गया है। यद्यपि एक प्रशस्ति है तथापि प्रस्तुत वाक्य से इसको मतलब याद नहीं करना है। नोट्स का चाहिए तो वो तो हम आप लोग को दे ही देंगे। आप लोग याद दिलाए थे कि हम आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बोले थे इससे, लेकिन क्या नोट्स करना है ये आप लोग को हम जरूर बताएंगे, तो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इतना है। कुल मिलाकर के जो है सो देखा जाए तो काव्य शास्त्र की विकसित स्थिति का प्रमाण देता है यह समय। इसमें 36 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मतलब भामह ने जो अपने काव्यालंकार जो ग्रंथ लिखा है, तो भामह अपने ग्रंथ में यूं मेधा विरुद्ध आदि अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण भी किया है कि पहले के कुछ कुछ आचार्य हुए जिन्होंने रचनाएं, लेकिन उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हुई। और भामह से पहले का रचा हुआ जो भट्टी काव्य था, भामह से पहले कोई एक ग्रंथ मिला होगा भट्टी काव्य, उसमें काव्य शास्त्र की विकसित स्थिति का प्रमाण मिलता है। काव्य शास्त्र मतलब बहुत आगे बढ़ चुका था नाट्य शास्त्र के बाद का, है ना, तो वो आगे उसका विकसित रूप देखने को मिलता है, जिसमें 36 नहीं है, क्या है, 38 अलंकारों का प्रयोग है तथा पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी असाधारण रूप से लक्षित होती है। अतएव यह मानना होगा कि भामह से पूर्व भी काव्य शास्त्र की चर्चा प्रचलित रही होगी। इसका परिपाक भामह के काव्यालंकार नामक ग्रंथ में हुआ है। इसकी चर्चा काव्यालंकार ग्रंथ में भामह ने अच्छे से किया है। भामह आरंभिक काल के महत्वपूर्ण आचार्य होते हुए भी काव्य शास्त्रीय चर्चा के आरंभ का प्रमाण सिद्ध नहीं होते, किंतु जब तक उनके पूर्व का उन्हीं की परंपरा का कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता तक वह प्रथम पन के अधिकारी हैं, और इस दृष्टि से उनका महत्व निर्विवाद है। कहने का मतलब यह है कि उनसे पहले के बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने काव्य शास्त्र पर काम किया, लेकिन इसका कोई खास और ऑथेंटिक प्रमाण मतलब प्रमाण नहीं खास मिलता है। इसके लिए जो है प्रारंभिक काल में निर्विवाद रूप से भामह को बहुत अच्छा महत्व मिला दिया गया है भरत मुनि के बाद। सबसे पहले भरत मुनि हो गए, उसके बाद भामह हो गए। उसका दूसरा काल जो आता है वो हमारे यहाँ क्या आता है, रचनात्मक काल। ठीक है, और रचनात्मक काल देखिए, प्रारंभिक काल में तो काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की उद्भावना भूमिका के रूप में हुई। क्या हुआ कि जब काव्य शास्त्र शुरुआत की दौर था तो बस भूमिका के रूप, जैसे कोई किताब शुरू करते थे भूमिका देते हैं ना किताब का, काव्य शास्त्र क्या है, कैसे शुरू हुआ, काव्य क्या है, इस पर बात की गई थी। लेकिन उसको आगे पूरी किताब में क्या होता है, चैप्टर बाय चैप्टर उसको गढ़ा जाता है, पूरी पुस्तक तैयार की जाती है। तो वैसे ही काव्य शास्त्र क्या था, प्रारंभिक काल में बस एक भूमिका के तौर पर उसको रूप में हुई थी, लेकिन इसका मौलिक विकास जो है सिद्धांतों का उद्भावना भूमिका के रूप में हुई। लेकिन रचनात्मक काल जो है इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें मौलिक सिद्धांतों की उद्भावना हुई। लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, है कि नहीं, वो रचनात्मक काल में है, क्योंकि उसको रचा गया उस समय अच्छे से, तराशा गया। और तत्सम तत्संबंधी मौलिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, मतलब मौलिक सिद्धांत दिए गए और उससे जुड़े हुए मौलिक ग्रंथों की रचना हुई। इस काल के मुख्य 4 सिद्धांतों के मौलिक उद्भावकों के नाम इस प्रकार हैं। अब अलंकार सिद्धांत देखिए, यहाँ पर आया है अलंकार सिद्धांत। काव्य शास्त्र में रचनात्मक काल में जब जाएंगे हम लोग तो अलंकार सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसमें आप लोगों को भामह, दंडी और उद्भट देखने को मिलेंगे। भामह यहाँ भी है, ये नहीं कि भामह प्रारंभिक काल में तो खत्म हो गया, नहीं, भामह यहाँ भी है। भामह, दंडी, उद्भट अलंकार सिद्धांत में है। फिर गुण और रीति सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप दंडी और वामन को पढ़ेंगे। और रस सिद्धांत जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक या उसको श्री शंकुक भी कहते हैं, और भट्ट नायक और आनंद वर्धन को भी उसमें पढ़ेंगे। और फिर आनंद वर्धन ने भी बाद में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जैसे जब हम लोग जैसे रस सिद्धांत पढ़ेंगे, ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे, तो इन सभी आचार्यों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ दिए। तो जब उसमें जाएंगे तब फिर हम लोग अभी काल पढ़ रहे हैं, रचनात्मक काल पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी 4 सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग आदि काल पढ़ते थे तो कहते थे कि आदि काल में क्या है, सिद्धनाथ जैन रासो है, उसमें ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, विभिन्न प्रकार के रचनाकार हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि काव्य शास्त्र के 4 खंड कर दिए, है ना, प्रारंभिक काल, रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल और क्या था, व्याख्या काल, है कि नहीं। तो रचनात्मक काल में आते हैं
ये 4 खंड, 4 सिद्धांत उसके प्रतिपादक। फिर यह काल साहित्य शास्त्र की दृष्टि से इसलिए सर्वाधिक महत्व। अब साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में भुतलाइएगा नहीं, आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा। मैं पहले दिन चर्चा कर दिया था कि काव्य को ही संपूर्ण साहित्य की दर्जा प्राप्त है। तो यह काल साहित्य शास्त्र की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक ओर जहां भामा दंडी उद्वत ने काव्य सौंदर्य का मुख्य विधायक अलंकार को माना, मतलब काव्य जो है अलंकार का विषय है, अलंकार को केंद्र में रख कर उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने का काम किया है। काव्य के अन्य तत्वों को अलंकार में अंतर्मुक्त कर दिया। वहां दूसरी ओर वामन ने गुण तथा अलंकार में अंतर उपस्थित कर रीति को काव्य के एक विशिष्ट तत्व के रूप में परिकल्पित किया है। मतलब दंडी और वामन देखिए दूसरा सिद्धांत जो है वो अलंकार से इतर करके काव्य को उसके गुण को बताकर तुलना करते हुए रीति सिद्धांत पर चले गए दंडी और वामन। उन्होंने इस काव्य की आत्मा के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि रीति सिद्धांत की उद्भावना हुई, मतलब रीति सिद्धांत पनप गया। फिर दंडी का नाम अलंकार सिद्धांत से प्रणेता एवं गुण सिद्धांत के उद्भावक दोनों के साथ लेने का कारण यह है, अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हुए भी दंडी ने सर्वप्रथम अलंकार और गुण में पार्थक्य किया। क्या कह रहे हैं कि दंडी जो है अलंकार सिद्धांत में क्या है, अलंकार सिद्धांत जो ऊपर वाला है उसमें उसका उन्होंने क्या किया है, प्रणेता है, मतलब उसको भी दृढ़ करने में उन्होंने उनका योगदान है। लेकिन गुण सिद्धांत के उद्भावक, मतलब गुण सिद्धांत जो है जब अलंकार से इतर करने का जब बात आती है तो वह दंडी ही करते हैं। मतलब अलंकार सिद्धांत का जो गुण सिद्धांत आया, क्यों आया, कैसे आया, तो वो काम किसने किया, दंडी ने किया। कैसे, जब दंडी को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल इतना समझिए कि अलंकार सिद्धांत के बाद गुण सिद्धांत आया है और उसका जो पूरा श्रेय है वो दंडी को जाता है। नाम भी याद रखिएगा, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आए तो कह दीजिएगा। दंडी का नाम अलंकार सिद्धांत के प्रणेता एवं गुण सिद्धांत के उद्भावक दोनों के साथ लेने का कारण यह है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म माना है, कि अलंकार जो है काव्य का शोभा बढ़ाने के लिए है। और दंडी ने सर्वप्रथम अलंकार और गुण में पृथक किया, मतलब अलंकार और गुण में अंतर बताया कि अलंकार क्या है, शोभा बढ़ाने का काम है, लेकिन गुण कुछ अलग चीज है, तो उस दोनों को अलग किया और गुण का संबंध मार्ग से स्थापित किया। ठीक है, गुण का जो संबंध है, विशेषता क्या है, उसका संबंध जो है मार्ग से स्थापित किया, मतलब किसी दूसरे रास्ते से उसको स्थापित किया। इसी काल में भरत के प्रसिद्ध रस सूत्र की व्याख्या भट्टलोल्लट, श्री शंकुक एवं भट्टनायक द्वारा हुई, जिससे रस सिद्धांत की उद्भावना हुई। अब इसी समय में जब गुण और रीति सिद्धांत चल रही थी तो इसी समय में क्या ये तीनों जो विद्वान थे, भट्टलोल्लट, श्री शंकुक एवं भट्टनायक, उन्होंने भरत मुनि का रस सूत्र था, रस को लेकर के भरत मुनि ने का नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया था। क्या दिया था, विभावानुभा संयोग का दरस, विभावानुभा, तो हम श्लोक भी भूल जाते हैं, विभावानुभाव, व्याभिचारी भाव, हाँ विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस रस निष्पत्ति, व्यभिचारी भाव हम भूल जाते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इन दोनों के संचारी भाव, योग से रस की निष्पत्ति होती है, ये सूत्र दिए हैं भरत मुनि। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस रस निष्पत्ति, यह संस्कृत का श्लोक है। उसका प्रति खंडन जो है उस पर विचार भट्टलोल्लट, श्री शंकुक और भट्टनायक ने दिया है, तो जिससे रस सिद्धांत की उद्भावना हुई। और आनंद वर्धनाचार्य इसने इस काल में ध्वनि को काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में परिकल्पित किया है। जो ऊपर में 4 लाइन दिए हैं ना, उसी को मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है इस पैराग्राफ में। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि अलंकार, रीति, गुण, रस, ध्वनि आदि का स्वरूप क्रमशः विशद होता गया, और यह सब काम कब हुआ, रचनात्मक काल में हुआ। अब जो है सो हम रचनात्मक काल पर आज खत्म करते हैं, और कल जो है सो हम निर्णयात्मक काल और व्याख्यात्मक काल को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग काल हेतु प्रयोजन पर जाएंगे। ठीक है, एक दिन और लेंगे तो इसकी जो है सो पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगी।